मैं खान साहब से हमेशा कहता था कि आप नहीं उनके पाएंगे वो मानते थे इस बात। इकबाल की खुदी को इकबाल के ही शायरी में समझा दिया सारा, आम जाहिल बंदे को भी उसकी समझ आ जाए। ईरान की सारी रेवोल्यूशन जो है वो तो बेस्ड इकबाल की फिलॉसफी पे, और ये अल्लामा इकबाल की शुरू से पॉलिसी थी कि सेल्फ रिलायंस की तरफ मुसलमानों को जाना चाहिए। अगर किसी ने इकबाल के विजन को इम्प्लीमेंट किया ना तो वो जवाहरलाल नेहरू था। सबसे पहले जिस शख्स ने जिसने ये कहा था कि ये हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते वो सर सैयद अहमद खान थे। पहली ईंट पाकिस्तान की सर सैयद अहमद खान ने रखी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, ए डायलॉग विद हिस्ट्री तारीख़ के साथ एक मकालमा के अगले एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत है। ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम है कि हम यहाँ शख्सियत से ज़्यादा शख्सियत के अहद के बारे में गुफ्तगू करते हैं, और आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ और जिस शख्सियत के सामने मैं बैठा हूँ उसके अंदर एक अहद जिंदा है। लाहौर उस शख्सियत में है या वो लाहौर की पहचान है। एक ऐसा शख्स के जिसके इस घर से वाबस्ता इतनी दास्तानें हैं, और बरसगीर पाको हिंद के अंदर किसी शख्स को जो भी अदब, सकाफ़त और फ़न से वाबस्ता है उससे पूछें कि बारूद खाना की हवेली कहाँ है, तो वो यकीनन उसको आपको लोकेशन में भी निकाल के बता देगा कि ये हवेली है। और उस शख्सियत का नाम अगर आप उसे ना भी बताएं तो उसके मुंह से वो नाम जो है फ़ौरन अदा होने लगेगा। यूँ तो वो अल्लामा इकबाल के नवासे हैं, लेकिन उनकी अपनी पहचान इतनी बड़ी हो चुकी है कि शायद उन्हें ये तारफ़ कराना ना पड़े। मियाँ यूसुफ़ सलाहुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हो गया साहब। मियाँ साहब, एक तो ये कि मैं जब लाहौर में 2004 में आया था तो मुझे आपकी बड़ी सरपरस्ती हासिल हुई थी। मैं DGR कॉलेज था, मैं एक तो आज उसका इतराफ़ सरेआम करना चाहता हूँ। DG यूनिवर्सिटी था उस वक़्त भी। ये आप इस शहर में, इस लाहौर में एक अहद गुजार चुके हैं। अमूमन हमारे यहाँ होता है कि हम पर्सनैलिटी कि आप क्या थे। और यह साहब ये कहना गलत नहीं होगा कि सारी ज़िंदगी ही, अगर आप मेरी सारी ज़िंदगी देखें, मैं कभी लाहौर से एक मुद्दत में कभी भी 15-20 दिन से ज़्यादा लाहौर से बाहर रहा ही नहीं। ये अहद जो गुजरे हैं, आप जिस वक़्त बिल्कुल अर्ली जहाँ पर आपने आंख खोली होगी, थोड़ा सा जैसे कहते हैं अचानक जो खेलने की होश की उम्र, तो आपको तो ये जगह बहुत खूबसूरत लगती होगी उस वक़्त की, और आज नॉस्टैल्जिया बड़ा कमाल का होगा। और ये सब व्हेन यू आर दैट यंग, जब आपकी उम्र बहुत छोटी होती है तो उस वक्त आप, क्योंकि एक तो इस घर में हमारा हमेशा से एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था। ठीक है जी। इस घर में मेरे दादा और दादी वो रहते थे। मेरे दादा के छोटे भाई मियाँ हमीदुद्दीन और उनकी वाइफ और उनके बच्चे। फिर मेरी दादा की एक बहन थी, उनकी एक ही बहन थी, 4 वो भाई थे और बहन उनकी एक थी। वो भी अपने बच्चों के साथ यहीं मुकीम थी। फिर मियाँ मसलम साहब और उनकी वाइफ जो थी वो भी यहीं मुकीम थी। तो एक बड़ा एक खूबसूरत माहौल था एक। और हम जो बच्चे थे, एक तो हमें कुछ भी, मेरा मतलब है कि कोई किसी बड़े को, हम शरारतें भी बहुत करते थे, लेकिन मेरी दादी जो थी वो कभी किसी बच्चे को कोई हाथ नहीं कोई लगा सकता था। और मुझे उनका याद है कि एक दफ़ा, शरारती तो खैर मैं बहुत था बचपन से, कि यहाँ बाहर हमारा जो अब तो जहाँ सिनेमा बन गया है, वहाँ जो हवेली का दूसरा हिस्सा था जो मर्दान खाना था, और वो एक तवेला था, और तवेले के जहाँ ये तवेला एंड करता था, एक बहुत कोई 10-15 फुट ऊंचा एक रॉस बनी हुई थी ओवरलुकिंग द लाहौर फोर्ट। तब ये मकानात बीच में नहीं थे, और अली पार्क भी को थोड़ा बहुत जो था, अली पार्क नहीं था, अब एक पार्क था शायद लीला पार्क के नाम से उस वक्त। जी, वो सामने सीढ़ियाँ थी जहाँ परेड हुआ करती थी। वहाँ शाम के वक्त सारे बुजुर्ग जो थे वो हुक्का चलता था और वहाँ बैठते थे साइड पे, जो वो घोड़े और ये अपना भैंसे, क्योंकि दूध भी इधर से ही, मेरा मतलब है कि जो घर वाले क्योंकि ये मेरी अपनी होश की मैं बात, जो उससे पहले का वक्त है वो मुझे बहुत सी बातें याद हैं जो मैं आपको जिनका मैं जिक्र करूँगा।
तो वहाँ एक क्या कहते हैं, रॉस के नीचे कोई 1 2 4 कमरे थे जो किसी को दिए हुए थे, क्या कहते हैं, कोई मोहल्लेदार ही थे। तो उनके ऊपर एक छत सी उन्होंने, वो उसकी जो होती है ना, ये एक लकड़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बुरादे, बुरादे की जो क्या कहते हैं, वो जो सूखी हुई जो टहनी, जी सूखी, जी। तो वो मैंने अब शरारती तो हम थे, सारे मोहल्ले के बच्चे साथ जो मेरे साथी थे, तो मैंने वो माचिस की तीली एक लगा के तो उसके ऊपर फेंक दी। ठीक, वो सारा ही चल गया। शुक्र है कि वो उतना ही हिस्सा था जो वरांडा सा बना हुआ था उसका। अब वो मेरे वालिद साहब को पता चला तो बड़े गुस्से में आए वो। अब मेरा काम ये था कि सीधा ही दादी के कमरे में आके तो उनके पीछे छुपता ना। तो मुझे याद है वालिद मेरे आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला, बड़े गुस्से से पूछा कित्थे हुए हो? तो मेरी दादी ने कहा खबरदार जी तू मुंडे ਨੂੰ हथ लाया, मैं आप इनू 7 चोरां दी मार देती, जो कि बिल्कुल झूठ था, जाहिर बात। तो ये एक बहुत ही एक खूबसूरत ज़माना था ये, मुझे याद। अच्छा, मैं आई वॉज वेरी क्लोज टू माई ग्रैंड मदर, बहुत ज़्यादा। मुझे उनसे ही बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, बल्कि वालदा से भी ज़्यादा मैं उनसे नॉर्मली होता है वो जो उसने बिल गेट्स ने कहा है कि अगर आपका बस चले ना तो आप सिर्फ पोते पोतियां लें, औलाद ना लें। तो वो मैं था भी उनका फेवरेट, आई वॉज हर फेवरेट ग्रैंड चाइल्ड। तो 1 रुपया हमें मिलता था उस ज़माने में, 64 पैसे जो थे ना, 64 पैसे, छेद वाले, 2 अठन्नियां, 4 चवन्नियां, 2 धवन्नियां, नहीं वो पूरा 64 पैसों का एक पैकेट होता था। अच्छा, अखबार के पीछे में लपेटा हुआ, वो हमें मिलता था। यहाँ हम जाते थे अपना, साथ ही जो बाज़ार है, तो उसमें फैज़ होते थे एक, जिनकी पंसारी की दुकान थी, ठीक है, मुझे याद है अभी तक, वो टोपी उन्होंने पहनी होती थी। और उस ज़माने में लोग ज़्यादा जो क्या कहते हैं टोपी का इस्तेमाल, सर ढका होता था, सर ढका हुआ होता था। और हमारे बुजुर्ग बताते थे कि अगर कोई 2 3 4 दफ़ा बगैर ढके सर गुजर जाए तो उसको मोहल्लेदार रोक लेते थे कि 10 भाई तू कौन है, तुम जरा बार बार लंघ रहे हैं, तेरे सिर तो टोपी भी कोई नहीं, ठीक है। तो वो उसकी दुकान पे जाके मीठे सिगरेट हमने खरीदने, वो होते थे कोई चौक टाइप, कोई मीठा होता था, अच्छा वो हमने लेने, और कुछ तो 1 रुपया ही ख़त्म नहीं होता था। नहीं होता। आई टेल यू ऑनेस्टली कि 1 रुपया जो था ना वो ख़त्म नहीं होता था। अब तो खैर सोच ही नहीं सकता, माचिस भी मेरा ख्याल नहीं, 1 रुपया है ही नहीं, एग्जिस्ट है ही नहीं। अच्छा मेरा आपका जो इलाका है, अब थोड़ी सी मैं जोग्राफिया लोगों को अंदाज, फिर उसके बाद एक तो आप यहाँ से 9 गज़े से निकले तो आपके सामने वो सारा बाज़ार हुसैन जो अब नहीं रह गया है, ना हुसैन रह गया ना बाजार रह गया, अब मोची रह गया, मोची रह गया। उसके साथ आगे निकले तो फिर उसके बाद बाजार हकीमा वाला इलाका जहाँ अल्लामा इकबाल का वो थड़ा है, फिर उसके बाद उनका टिब्बी थाने से निकले आगे टुवर्ड्स फाटी गेट जाएं तो बाजार हकीमा, जिसमें बड़े अहमद शुजा पाशा, अहमद शुजा वगैरह, फकीर खाना, सब सारे फकीर खाना जो है उनका, जैसा आप फकीर। अच्छा, इस तरफ अगर आप आएँ तो आप हजूरी बाग का वो पूरा इलाका और बादशाह मस्जिद, यूं आप निकले, आप बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे इस वॉल सिटी के जो बिल्कुल घंटा घर थे। आपने तो बहुत कुछ इस हवाले से देखा होगा। जी बिल्कुल। एक तो मुझे याद है कि बचपन में एक तो मियाँ मसलम साहब और मियाँ हमीदुद्दीन, इनकी शाम की एक वॉक होती थी जो इन्होंने यहाँ से निकलना है और सीधा रावी के पुल तक जाना है, बुढ़ा दरिया क्रॉस करके रावी का पुल। और मुझे ये भी याद है कि मियाँ हमीदुद्दीन साहब जब थे, जब वो यहाँ से शिफ्ट करके सारे 58, 59, 60 तक सारी फैमिली शिफ्ट करके गुलबर्ग सब में, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का जब गुलबर्ग बना, लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का जब गुलबर्ग बना था, उसमें मेरे ख्याल मियाँ साहब भी शायद मेंबर थे या मेंबर थे उसके। और आप ये देखिए कि किस किस्म के लोग थे कि उनको प्लॉट एक मिल सकता था, उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने खान कुर्बान अली खान से प्लॉट खरीदा, और जो आईजी होते थे, अच्छा, जो उनको प्लॉट मिला था उन्होंने उनसे खरीदा। क्या कहते हैं, बड़ी बात कि नहीं कि ये उनको, हालांकि उनको शायद उस जमाने में क्या 12,000 रुपए का प्लॉट था। जी 1 एकड़ का, एकड़ नहीं जी, ज्यादा। 1 एकड़ में तो 8 कनाल होते हैं, कि ये 14 या 15 कनाल का प्लॉट था। और एक्चुअली उसकी कीमत जो सरकारी तौर पे अगर मिलता तो शायद 2-4 हज़ार ही होती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो ये मुझे याद है कि मियाँ हमीद साहब गुलबर्ग से आते थे अपनी जीप पे, यहाँ गाड़ी हवेली पे पार्क करते थे और उसी जगह पे अपनी वो वॉक करके और फिर वापस चले जाते थे। यानी कि इतनी उनको आदत थी
कि मोहल्लेदारों से मिलना, या इधर अलैक इधर सलैक इधर क्या कहते हैं, एक ऐसी बचपन से जाहिर ही बात है जहाँ आप पैदा हुए, मैं भी यहीं पैदा हुआ था, मेरे वालिद भी यहीं पैदा हुए, मेरे दादा भी यहीं पैदा हुए, यहीं से ही सारा मेरा मतलब है कि सिलसिला जो था वो चला। तो एक चीज़ तो मैंने जो अपने बुज़ुर्गों से सीखी वो थी सादगी। बिल्कुल सादा तबीयत के वो लोग थे। और मेरी ये दादी ये बताया करती थी कि जो उनके वालिद थे मियाँ निज़ामुद्दीन जो थे, उनके मेरी दादी के वालिद थे, ये 4 भाई थे। मियाँ करीम बख्श जो मेरे अपना ये इनकी बल्कि तस्वीर लगी हुई है, मेरे दादा के जो दादा थे, तो वो 1905 में उनका इंतकाल हुआ जी। अच्छा 1905 में तक मियाँ करीम बख्श जो थे वो उनका शुमार लाहौर के जो रईस थे उनमें होता था, और शायद गालिबन इतनी प्रॉपर्टी लाहौर शहर के अंदर किसी की नहीं थी जितनी आज भी हम कहीं भी जाके देखें तो आप शालामार के इर्द गिर्द देखें तो आप हैं, उस तरह देखें शालामार के इर्द गिर्द नहीं, शालामार के इर्द तो मियाँ जो मेरे एक्स इन लॉज थे, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, उनका ये सारा इलाका था। वो भी बहुत बड़े जिम्मेदार थे, लेकिन उनकी ज्यादातर प्रॉपर्टी लाहौर से बाहर थी, जलालपुर, जमालपुर और साउथ पंजाब में तो बहुत बड़े जिम्मेदार थे। उनकी तो कई 100 मुरब्बों में उनकी जमीन थी। ये शालामार जो बाग था ये भी उन्होंने अपना शाहजहां को गिफ्ट किया था ये, जिसके एवज इनको ये उनके पास वो हुक्मनामा था शाहजहां का कि आपकी जो 14 पुश्तें होंगी वो इसको टेक केयर करेंगी और इसका फल खाएंगी। ठीक है जी। और जब शाहजहां आता था तो वो ये मेरी एक्स मदर इन लॉ बेगम इफ्तिखारुद्दीन मुझे ये सुनाया करती थी कि जब शाहजहां या कोई बादशाह मुगल आता था तो ये तश्तरियाँ, एक सोने के अशरफियों की तश्तरियाँ उसको पेश करते थे। और ख्वाबगाह उसकी बहुत खूबसूरत है जो तबाह कर दी हमने। तो वो क्या कहते हैं, वो उस पे हाथ रख देता था लेकिन वो लेता नहीं था। लेकिन जब रंजीत सिंह बना बादशाह तो ना कि उसने हाथ लगाया, उसने कहा ले लो इसको मैं साथ ही। ये आपकी हवेली भी तो रंजीत सिंह के जमाने की बनी हुई है ना जी। ये मुझे ये मैं सही तरीके से ये नहीं कह सकता कि रंजीत सिंह के ज़माने की बनी हुई है, इसका स्ट्रक्चर पुराना लगता है जी, इसका स्ट्रक्चर इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन रंजीत सिंह के ज़माने में ये प्रोमिनेंस में आई। उसकी वजह ये थी कि लाहौर के 2 डिफेंस थे, एक किले का डिफेंस था, उसका इंचार्ज कोई जर्नैल था, और एक लाहौर शहर का डिफेंस था। जो लाहौर का कोर कमांडर था ये उसका घर था। और घर के साथ मुंसलिक सारा ये जो तब्बार का तवेला और ये जो कम से कम ये कोई 8-9 ज़्यादा ही होगी, मैं ख्याल कोई 10-12 कनाल की जगह होगी, जिसमें सारा असला खाना था, तोपें, बंदूकें और घोड़े, जो भी उनका जो फौजी सामान था वो इसी जर्नैल की सुपरविजन में क्या कहते हैं रेगुलर आर्मी तो बनाई भी रंजीत सिंह ने थी ना बड़े सगीर में, और तो उसके पहले नहीं ये उसका था। ये आप पीछे जो देख रहे हैं आपको ये शायद नजर आ रहा हो, तो ये वो जगह थी जहां वो अपना ग्रंथ रखते थे और ये उनका प्रेयर रूम था। और इसकी साइड पे अभी भी 2 तस्वीर हैं जो उसी सिख जनरल की तस्वीरें बनी हुई हैं जो एक राक्षस को कत्ल कर रहा है, मार रहा है, डीमन को मार रहा है। और वो ये क्या हमारे जब हम ग्रो अप कर रहे थे तो इसके आगे एक दरवाज़ा था और उस दरवाजे के आगे इतनी सी एक जंदरी लगी हुई थी, तो जो घर का पैसा जेवर लत्ता पड़ा होता था मेरी दादी की सुपरविजन में वो इसी कमरे के अंदर होता था, इस छोटे से कमरे के अंदर। तो इसलिए इसकी ये एक तरीके से प्रोटेक्शन हो गई, क्योंकि बाहर जो इसका जो दीवारें थी उन पे बहुत खूबसूरत ये फूल बने हुए थे या गुलदान, और जो एक स्टाइल होता है मुग़लों ने भी किया, सिखों ने भी बाद में अडॉप्ट किया, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ओवर द ईयर्स वो मिट गए हैं। ये बाज़ार हुस्न, उसके बारे में इशफाक साहब एक कहानी सुनाया करते, आपके चूँकि नाना की बात इस हवाले आ गई है कि एक दफ़ा वो यहाँ पर गाना सुनने आए अल्लामा इकबाल, तो गाना सुनते सुनते अचानक कोई खातून जो थी उनका वो गिर गया, कोई नाहिद नाम था, नकदा कोका थे, नकदा कोका सारे दोस्त थे, वो गुफ्तगू तो करते थे कि वो तुकबंदियाँ करते थे, तो वो ढूंढो कोका नाहिद का, इस तरह की बात। तो अचानक कहते हैं कि अल्लामा इकबाल पे एक कैफियत तारी हुई और वहीं कोने पे बैठ गए तो लिखना शुरू कर दिया कि यार अब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा। तो वो आप उनका वकील दोस्त थे लंबे से को, तो आपको इस वाक़े का अंदाजा है? और इस इलाके कुछ मुझे ये अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे ये इस चीज़ का इल्म है कि मियाँ निज़ामुद्दीन, अच्छा, अल्लामा इकबाल, जी, हाँ,
और चौधरी सुल्तान जो फैज साहब के वालिद थे, ठीक, ये तीनों बड़े गहरे दोस्त थे। ठीक, ठीक है। और चौधरी साहब जब आते थे यहाँ तो कई दिन, उस जमाने में दोस्त इस तरह थोड़ी आते थे कि एक जी दिन जी, आए, वो दो दिन काला आते थे। कादर से उठ के वो कई महीना रह गए, साथ उनके नौकर भी और घोड़े भी, और ये सारा कुछ इस तरह जो सिलसिला होता था। एक आवाज़ जो अलामा साहब को बहुत पसंद थी, उसका नाम था खुर्शीद बाई हुजरों वाली। अच्छा, ठीक, उस पर मैंने विस्सा पे एक प्रोग्राम भी किया। आप मिले उनसे? और नहीं, मैं नहीं मिला। अच्छा, अच्छा। अनफॉर्चुनेटली मैं मतलब मेरे तो शायद वो उससे पहले ही वो ठीक है। फौत हो चुकी थी। पर बहुत अभी कभी यूट्यूब पे आप जाके उनको ढूंढें, खुर्शीद भाई, जो शिकवा उन्होंने अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में गाया है, और बहुत सा कलाम इकबाल उन्होंने उनकी ज़िंदगी में, उनकी उसकी आवाज़ अल्लामा साहब को बहुत पसंद थी, और वाकई वो बहुत किसी पाए की सिंगर थी। इस माहौल के अंदर फिर साथ ही पड़ोस में उनका वो जगह है जहाँ बैठा करते थे, वो उनका जो अपना इसमें भाटी के अंदर आके वो जो थड़ा सा है जिसमें अल्लामा इकबाल जब उस बैठा करते, वो भी आपको शायद इल्म होगा। जी, मुझे बिल्कुल इल्म है। अभी वॉल सिटी अथॉरिटी ने इस पर कुछ काम भी किया है। जी जी। और उसकी रेस्टोरेशन भी कौन किया। कौन लोग थे उस जगह पे उस जमाने में? जो जिस पे लाहौर का चेल्सी जो किताब लिखी है उन्होंने, अहमद शुजा साहब ने जो है, हकीम अहमद शुजा जो है। जी, देखें, अब जो हिस्ट्री मुझे पता है, ठीक है, एक तो मुझे ये इल्म है कि हमारे जो पीटीवी लाहौर के जीएम होते थे, फरक बशीर, बहुत काम किया उन्होंने। उनके जो दादा थे, ठीक है, वो और अल्लामा इकबाल बड़े गहरे दोस्त थे। और जब अल्लामा साहब हॉस्टल में थे गवर्नमेंट कॉलेज के, तो वो कमरा भी उन्होंने अपने एक ही कमरे में शेयर करते थे कमरा। और जो पहला मुशायरा था जिसमें इकबाल गए थे, उन्हीं के साथ गए थे, इस्लामिया कॉलेज। जी, इस्लामिया कॉलेज। ठीक। दूसरा, हमारे यहाँ जिन लोगों का बहुत आना जाना था, उसमें ऑफ कोर्स अपना ये लोग जो मैंने आपको मेंशन किया थे ही, लेकिन फिर जब अंजुमन हिमायत इस्लाम का सालाना जलसा होता था, तो उस वक्त जो बड़े मेहमान जो आते थे, जो गेस्ट ऑफ ऑनर होते थे, यही मुकीम होते थे। मसलन अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब तशरीफ लाए अपने लेटर ईयर्स में, तो आपको इल्म ही होगा। और अंजुमन का जो रोल था पाकिस्तान बनने में या बनाने में, वो बहुत बड़ा रोल था। और उनकी जो सारी उनकी जो थिंकिंग थी, जो थॉट थी, वो तो सर सैयद से आई। हमने तो बड़ा जुल्म किया इस मुल्क के साथ, हमने सर सैयद का नाम अलहदा ही कर दिया। अब जाके मैं इसमें अपने आप को क्रेडिट देता हूँ कि मैंने जितनी अपने वीडियोस बनाए पाकिस्तान टेलीविजन के अंदर, मैंने इस चीज़ को बावर कराया कि सबसे पहले जिस शख्स ने जिसने ये कहा था कि ये हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, वो सर सैयद अहमद खान थे। पहली ईंट पाकिस्तान की सर सैयद अहमद खान। बिल्कुल ठीक। और अल्लामा इकबाल का तो उनका बड़ा एक रूहानी ताल्लुक था। तो ये जब ये सारी अलीगढ़ जो मूवमेंट चली और उसमें सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को क्या कहते हैं ये अपील की कि भी आप क्या कहते हैं इस जहालत से बाहर निकलो और तुम अंग्रेज़ी भी पढ़ो और तुम साइंस भी पढ़ो, तभी तुम तरक्की कर सकते हो। क्योंकि आपको तो हिस्ट्री का इल्म है कि 1857 जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, जो हमें मार मार के एचसन कॉलेज में पढ़ाया जाता था कि दिस वाज इंडियन म्यूटनी, और मेरी लड़ाई हो जाती थी मेरे हिस्ट्री के टीचर से। और मेरा हिस्ट्री का टीचर कैनेडियन था, 7 फुट लंबा। सही है। एंड में मैं इतना तंग आया कि मैंने उसकी कुर्सी के नीचे इतनी बड़ी पिन्ने रख दी। यानी कि ये मेरे गुस्से की है, क्या कहते हैं, थी कि क्यों तुम्हें, हमारे घर वाले कहते थे नहीं, दिस इज नॉट द म्यूटनी, ये हमारी आज़ादी की जंग थी। ठीक। और लेकिन हमारे बच्चों को स्कूलों में बिल्कुल मैं आपको एक उस वाकया बड़ा मशहूर, जिस अल्लामा इकबाल जब भोपाल में थे तो उनकी आंख में कुछ तकलीफ हुई, तो वो कहते हैं कि ख्वाब में मुझे सर सैयद आए और उन्होंने लिखा है बकायदा उसके अंदर कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम कुछ चीज़ लिखो, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तुम्हारी बात करूँगा। मेरी आप ताल्लुक़ देखें। और मौलाना अल्लामा इकबाल ने उस वक़्त मसनवी पसुचे बायत कर अक़वाम शर्क़ लिखी थी, जो वहाँ पेश की गई थी, और उस पर आंखें उनकी। बहरहाल आप खुद एक कल्चरल आइकॉन हैं। ये सब कुछ इस माहौल की देन है। आप मुझे बताइएगा कि ये जो आपका लाहौर था, जो 60s के एंड में बिल्ट हुआ है, वो भी बड़ा रिच लाहौर था। नहीं, मैं तो आपको बता सकता हूँ कि जो मिड 50s से मतलब मैं 55 से, मतलब कि मुझे ये याद है कि मेरे चचा की शादी थी इसी बार जो बेड़ा है। ठीक। अच्छा, उस ज़माने में जब शादियाँ होती थी तो औरतें और मर्द जो थे वो बिल्कुल अलग-अलग होते थे। मतलब मेहंदी जो थी वो ख़ास खसूसन औरतों का।
अब तो दूल्हा आ जाता था कभी कभी उसको डो लेके, तो उसको मेहंदी उसके अलावा कोई रिश्तेदार, कोई नहीं। बाहर का जो वो नहीं आता था। तो मुझे याद है यहीं अपना बेड़े में अपना सब बैठे हुए थे, मैं इस साइड वाले कमरे में था, मुझे गालिबन शायद नमोनिया हुआ था। तो मेरी जो आया थी वो एक बर्मीज थी, जिसको हम प्यार से मैं उसको चीनन कहता था, सारे घर वाले चीनन ही कहते थे। वो चीनन आया जो है, बड़ी साफ सुथरी खातून थी वो, और बड़ा उन्होंने मुझे इनिशियली पाला। तो ये मुझे याद है अभी तक कि फरीदा खानम, एज ए यंग फरीदा खानम यहाँ बैठ के गा रही हैं, ठीक है। जो साजिंदे थे वो एक चारपाई, दो ऊंची ऊंची चारपाइयाँ थी, उनके ऊपर कपड़ा था, वो उनके पीछे बैठे होते थे पर्दे की वजह से। और चंद मतलब कि ये फैमिली होती थी, या बड़े ही क्लोज जो फैमिली के फ्रेंड, जिस तरह फकीर खाने वाले जो सैयद बाबर अली की जो वालदा थी, तो वो और मेरी दादी दुपट्टे वट पहने थे, बनी हुई थी, वो दुपट्टे वट पहने थे। तो उनकी फैमिली थी, अपना सैयद मुरातब अली शाह साहब की, उनकी वजह से उनकी फैमिली थी, थोड़े से ये लोग होते थे। और ये दोस्तियाँ तो हमारे मतलब मेरी पुफियों में और फिर आगे हम बच्चों में अभी तक ये सारा जो एक राब्ता है ये ये एक चला आ रहा है वैसे। तो मुझे अभी तक याद है कि आसमानी रंग की साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी। और मैंने अभी तक मैं फरीदा खानम जी को ये कहता हूँ, मैंने कहा मेरी जो सबसे अर्लीस्ट मेमोरी है ना वो आप है। बिल्कुल ठीक। और ज़माने में तो फरीदा खानम जो थी माशाल्लाह खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बल्कि शोरश जो है वो तकरीर करते फ़िक्रा बोला करता था कि हुस्न जो है उसकी तकमील होती है गज़ल दाग बरावाज़ फरीदा खानम। तो वो बात बिल्कुल ठीक। बहुत। और फिर सारी ज़िंदगी मैं उनको, मेरी शादी पे उन्होंने गाया, मेरे चचा की शादी पे गाया, और बाकी फैमिली में और जो शादियाँ होती थी उनमें वो, क्योंकि उस ज़माने में एक सिर्फ मेरे जो दादा थे ना वो ख़वातीन का गाना नहीं सुनते थे, ठीक है। और वो मुझे याद है, वो हमेशा उस्ताद बरकत अली ख़ान साहब का यहाँ साथ ही, बिल्कुल साथ ही उनकी बैठक थी। तो वो जो भी होता था कहते जी बरकत अली ख़ान साहब को बुलाओ। तो वो जो मर्दों वाली साइड जो होती थी, जो ड्राइंग रूम था उस साइड, उधर फिर वो अपना क्या कहते हैं अपने दोस्तों के साथ ये महफिल होती थी उस्ताद बरकत अली ख़ान साहब की। वो भी खैर बड़े अजीम सिंगर थे। मैंने तो जावेद मंजिल में बड़े गुलाम अली ख़ान साहब को भी मैंने सुना। वो जब पाकिस्तान एक दफ़ा अपेरेंटली आए थे, हिंदुस्तान चले गए थे, फिर आए क्या कहते हैं यहाँ, तो उनको तो ये बड़ा एक ताल्लुक़ था हमारे घर में। मसलन अपना नुसरत के जो वालिद थे फ़तेह अली मुबारक अली, जो दोनों भाई थे, मुझे वो तो खर कमाल है ना, अजीम कवाल थे वो। और वो एक लाजमी एक रमज़ान में कवाली हमारे घर में असल में ट्रेडिशन थी। नुसरत फ़तेह अली तो बेसिकली मॉडर्नाइज हो गया ना, जो फ़तेह अली मुबारक अली दोनों थे ना, फैसलाबाद। मैं खान साहब से हमेशा कहता था कि आप नहीं उनके पास, नहीं पाए, वो मानते थे इस बात को। मतलब वो क्या, अच्छा उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इकबालियात के हवाले से, सारा उसी से लिया सारा कुछ। मैं कहता हूँ जी उनकी एक कवाली जो 2.5 घंटे की, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, उसमें एक भी कोई गिराबंदी का जो शेर है ना वो किसी और का नहीं है, सिवाय उन्होंने इकबाल की खुदी को इकबाल के ही शायरी में समझा दिया सारा। और ऐसा इस तरीके से समझाया कि आम जाहिल बंदे को भी उसकी समझ आ जाए। बिल्कुल ठीक, जिसको राहत अभी तक लिए फिरता है। जी मैंने भी रात के साथ दोबारा ये, जी आपने यहाँ जो किया था फंक्शन, आप मौजूद थे उसमें? जी मैं तो किले में था। बिल्कुल आप मौजूद थे। अपना मकाम पैदा कर ही उस सारे प्रोग्राम का नाम था जी उसका। तो ये उनकी भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। उन्होंने जगह जगह जाके इकबाल की ज़िंदगी में और उनकी ज़िंदगी के बाद भी ये कलाम इकबाल पेश किया, और उन्होंने बड़ा मुसलमानों को क्या कहते हैं बेदार किया अपने तरीके से। आप ये बाज़ार हुस्न की बात कर रहे थे, लेट्स कम टू दैट। बड़ा एक मैं समझता हूँ, ठीक है, एंड आई वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि ये एक बड़ा एक कल्चरल साइड थी लाहौर। जी बिल्कुल। इसमें ना बेहूदगी थी, इसमें ना नंगापन था, इसमें तहजीब थी। इसमें बिल्कुल ये लड़कियां जो थीं ये सीखती थीं, इनके उस्ताद इनको सिखाते थे। बड़े बड़े उस्ताद जिस तरह बरकत अली खान साहब या अपने जितने आपके बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर सारे यहीं रहते थे, सबसे ये सीखती थी, ठीक है। नवाब कालाबाग को ये किसी ने कहा जी कि इसको बाजार को कर दो बंद, ठीक। उसने कहा बेवकूफ़ आदमी, अगर मैंने इसको बंद किया तो ये सारे शहर में फैल जाएगा।
और फिर जब ये बंद ज़ियाउल हक ने जब इसको माशाल्लाह, अब कहाँ है, हीरा मंडी डिफेंस में है, गुलबर्ग में है, हर जगह डांसेस हर वगैरह था। डांसेस नहीं होते सिर्फ, चलो बल्कि डांस I अगर know। हो ना तो वो डांस तो चलो फिर भी एक्सेप्टेबल, ठीक है। ठीक। एक तो वो सारा जो उनकी जो अब तो रियाज कैसेट थी, डांस वो शुरू हो चीज़ गया थी, ना। अब लेकिन अब नंगापन आ गया, नंगापन। अब तो अलफ नंगी लड़कियां जो हैं वो डांस करती हैं और लोग क्या कहते हैं, बल्कि उसको ये था देखते कि हैं। इसके इर्द गिर्द जो फजूल वाली गलियां थी उन पे हमेशा छापे पड़ते रहते थे और उनको साफ करते रहते थे। लेकिन दो चीज़ें थी, जी जी। एक हमें तो इसकी चीज़ की समझ बहुत लेट आई जाके, हमें तो जब यहाँ रहते थे या जब बच्चे थे तो हमें तो पता ही नहीं था कि ये कौन सा बाजार है और कि किधर, रात के वक्त कहाँ हम 6 बजे के बाद कोई बच्चा घर से बाहर निकल सकता था, ठीक। तो उतनी दूर तो हम कभी जाते ही नहीं थे, यानी कि वो जहाँ अभी यहाँ से आप जाएं तो कोई 2-4 मिनट की वॉक ही है फजे पाए वाला, उसके इर्द गिर्द ही सारा ये जो बाजार था ये होता था। तो ये बिल्कुल एक बड़ा एक एस्पेक्ट था हमारे कल्चर जी, का। जी। मुझे याद है कि फिर गवर्नर की बात आई, चौधरी अल्ताफ़ साहब जब गवर्नर थे पंजाब के, तो उन्होंने एक बयान था कि मुझे बड़ा दुख है कि मैं अपने बेटे की शादी में मुजरा नहीं करा सका, क्योंकि ये हमारे पंजाबियों की रवायत है सही। और इट इज़ ट्रू। आई मीन आप हर चीज़ को आप, ये मेरा मतलब है कि उसको कह दें कि भी ये भी गलत है, ये भी गलत नहीं, उसको जितना मर्जी रंग दे दें आप। पूरे बरसगीर पाक मतलब देखें, लखनऊ के अंदर जुबान सीखने के लिए लोग भेजा करते थे, दिल्ली के अंदर भी यही सूरत हाल थी, ये तो सब जगह। आप ये अब रिसेंटली देख लें कि मैं खुद एज ए यंग पर्सन, मुझे बचपन ही से बेगम अख्तर की आवाज़ और उनकी गायकी बहुत पसंद थी। मैं अब अभी HSM में स्कूल में था, तो जब हमने वापस आना लंच ब्रेक के लिए, तो 1:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर एक उर्दू सर्विस का प्रोग्राम होता था, अभी भी शायद पता नहीं होता है कि नहीं होता, तो उसमें बेगम अख्तर की 1 या 2 गज़लें जरूर, अभी भी 10 बजे होता है, आखिरी शब्द के नाम से होता है, वो उसमें वो चलती थी। और मुझे तब से ही वो तो उनको तो आप सुने तो वो उनको उनकी तलफ़ुज़ से ही आपको एजुकेशन आपको मिलती थी। वो जिस तरह वो गज़ल कहती थी, जिस तरह वो अपना उनका जो स्टाइल था, जो उनका तलफ़ुज़ था, इतना खूबसूरत था कि उर्दू, मैं तो समझता हूँ कि मैंने बहुत सारी उर्दू उनकी गज़लें आज से ही सीखी है, और मेरा ख्याल है कोई उनकी ऐसी गज़ल नहीं होगी जो मैंने नहीं सुनी, या मेरे पास अब तो खैर हर चीज़ मौजूद है, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे भी है, स्पॉटिफाई पे भी है, अब जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है तो बाकी सारी वो चीज़ें। तो ये एक तहज़ीब थी हमारी, और वो तहज़ीब जो थी, और ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है, अब अलाउद्दीन खिलजी से ज़्यादा स्ट्रिक्ट मुसलमान कौन हो सकता है, ठीक है। उसके ज़माने में जो तवाइफ़ें थीं, उन्होंने नॉट इवन द तवाइफ तो जो थी वो तो गाना बजाना करती थी। जो दूसरी थी जिनको आप कह सकते हैं कि जो कोठे वाली, जी पेशवा, जो पेशा करती जी वही, तो उनकी पिटिशन गई अपना अलाउद्दीन खिलजी के पास, उसके अपना अलाउद्दीन खिलजी के पास, के देखें जी हमारे साथ ज्यादती होती है कि जो गोरे रंग की जो हैं उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, हम जो सांवले रंग की हैं हमें कम पैसे मिलते हैं। तो उसने उस पर ऑर्डर किया कि नहीं, दोनों का रेट एक जैसा करें। तो ये बड़ी कमाल तरीका। तो मेरा मतलब है कि ये क्या हम अपनी सारी हिस्ट्री जो है उसको ख़त्म कर दें तारीख में। तो अगर आप सारा, मेरा मतलब है कि एक मुझे याद है और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता था अपना ये जो हमारे जो खतीब हैं, ये शाही मस्जिद के अब्दुल कादर आज़ाद, वालिद इनके जो वालिद थे अब्दुल कादर आज़ाद, बड़े रीजनेबल आदमी थे। जी जबरदस्त, बहुत रीजनेबल आदमी थे। उन्होंने, मुझे याद है कि एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, डांसिंग गर्ल्स ऑफ लाहौर। जी, तो उसमें जब उनको क्या कहते हैं, उनसे ये सवाल किया गया तो उसने कहा नहीं, ये तो कोई ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, ये कोई धंधा तो करती नहीं है, ये गाना करती है, ठीक है, शायद किसी को पसंद हो, किसी को। तो वो इस तरह के हमारे आलिम भी जो थे वो भी थोड़े बहुत, अब आज का किसी से बात करें तो वो फिर तो जी आज तो गुफ्तगू की जा सकती, इतने ज्यादा हमारे यहाँ बन चुका हुआ है कि जो कोई मौलवी है तो इतना सख्त है और जो सेकुलर है वो उससे ज्यादा सख्त है, दोनों बराबर। सेकुलर हो ही नहीं सकते, सेकुलर है ही नहीं, देखिए ये तो आप भी इकबाल के इतने बड़े शहदाई हैं, तो वो जो कुश्ता है, जो कुश्ता सुल्तानी मुल्लाई पीरी, वो तो 3 चीजें हैं जिस पर इकबाल ने जिसमें कहा हुआ कि इसका कुश्ता तुमको रगड़ के पिलाया गया, एक ममलूकियत है और एक मुलायत है और तीसरी खानकाही निज़ाम। और ये फैक्ट है कि इन 3 चीज़ों ने बिल्कुल मुसलमानों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो जो उसकी है ना इब्लीस की, उसमें जो कहता है ना कि मस्त रखो फिक्र ज़िक्र सुबह गाही के से, पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में, वो खानकाही मिजाज में।
ये सब दो आपके बड़े अहम तरीन जो हैं, जिनका एक तो मैं बहुत विटनेस हूँ ज़ाती तौर पे, क्योंकि उस ज़माने में मैं DGR कॉलेज भी था और वॉल सिटी में। एक तो आपका वो अहद है जिसके अंदर आप लाहौर के अंदर, लाहौर फोर्ट के अंदर सारी कल्चरल एक्टिविटी आपके ही ज़ेरे साया हुआ करती थी। दूसरा, वॉल सिटी में आपको याद होगा कि जैसे हम ये फूड स्ट्रीट बना रहे थे, तो इस उजड़े हुए इलाके को जिस तरह आपके उस विजन से आबाद किया गया, उससे पहले एक आपका और पीरियड है, और वो है बसंत का पीरियड। मतलब एक गुजरा अहद है वो भी। उस अहद को तबाह कैसे किया गया कि उसको एक ख़ास चीज़ के साथ नत्थी पहले किया गया, फिर उसके बाद उसके अंदर जो तमाशबीन आए, फिर उसके अंदर जो तारें आईं, जो लाहौर वॉल सिटी से वो निकला, बाहर जब निकला, जब बड़ी बड़ी रोडों पे आया, तो तारों के साथ जो कुछ खेला गया लाहौर में, तो वो इसका इनिशिएशन जो थी, क्योंकि मैं तो इंडिया में गया हूँ, तो इंडिया में बसंत वाले दिन मैं वहाँ पर था, और मैं था उसमें अजमेर में, तो वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन जहाँ की जिंदगी। मैं आपको एक अर्ज करूं कि बसंत बेसिकली एक पंजाब का त्यौहार है। ठीक है। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मैं और मेरी वाइफ हम गए हिंदुस्तान, तो मेरी सास ने मुझे कहा कि अगर तुम लोग जा रहे हो दिल्ली तो फिर जाके मिसेस गांधी से ज़रूर, उनकी बहुत पुराने तल्लुकात, अपना मियाँ इफ्तिखारुद्दीन सदर रहे कांग्रेस के टिल 1946 पंजाब के, दोनों जॉइंट पंजाब के इकट्ठे, वो और नेहरू पढ़े, ठीक है, ऑक्सफोर्ड में वो इकट्ठे थे। एक बड़ा इन्फ्लुएंस था, क्या कहते हैं लोग, कहते हैं कि जो सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस था नेहरू पे, बहुत ज़्यादा, वो मियाँ इफ्तिखारुद्दीन का था। फिर उनके घर में गांधी जी, नेहरू जी, तभी तो ये क्लास से और सब कुछ, सब इनके मेहमान रहे और दोस्तियां रही। इतनी लातादाद तस्वीरें हैं इनके बच्चों की इकट्ठे, और ये सारा कुछ। तो खैर, अब उस ज़माने में मैं एक शूरा का मेंबर था उस वक्त, 88 की बात, और बड़े ही बुरे हालात थे, क्योंकि उस वक्त ऑलमोस्ट हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होने लगी थी, ठीक है। अब मुझे उन्होंने ख़त लिख के दिया, अब हम यहाँ देखते थे ज़ियाउल हक का ज़माना, 25,000 गार्ड और आगे पीछे ये वो, इतना प्रोटोकॉल होता था। अब मेरे ख्याल 88 नहीं, पहले 77 के बाद, वो नहीं, ये वो दौर है, ये वो साल है जिस साल इंदिरा गांधी असैसिनेट हुए, 84 जी। मैं फरवरी की बात कर रहा हूँ, वो नवंबर में उनकी असैसिनेशन हुई। तो खैर मैंने कहा चलो जी ठीक, अब ये कह रही हैं तो। अब वहाँ हम जब पहुँचे तो हम ताज होटल में वहाँ ठहरे हुए थे, तो मैंने को पता कराया, तो उन्होंने कहा जी उनके उनके एक सेक्रेटरी हैं, वो वहाँ बैठते हैं, तो आप उनसे रब्ता करें या जा। मैंने वो ख़त पकड़ा, और मिस्टर धवन शायद नाम था उनका, वो बड़े बाद में मशहूर भी हुए थे, वो काफ़ी उनका को पता नहीं क्या निकला था। आप यकीन करें कि उसमें जहाँ ये उनकी प्रेसिडेंसी है या जो भी है, वहाँ एक उसका ऑफिस था प्राइम मिनिस्टर का, वो बैठा करते थे, एक चिक लगी हुई थी उसके आगे, और कोई वहाँ ना कोई गार्ड था, ना कोई चपड़ासी था, ना कोई था। मैं चिक उठाई, वो अंदर धवन साहब बैठे हुए थे, मैंने उनको सलाम किया, मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ और ये मिसेस गांधी के लिए एक ख़त था। अब मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकता था, वो ख़त दे के मैं आ गया। ख़त दे के मैं आ गया, तो उस शाम को उनका फ़ोन आ गया कि जी आप फलां दिन अपना प्राइम मिनिस्टर साहिबा के साथ आप दोनों खाना खाएं। तो मैंने कहा जी उस दिन तो हम यहाँ हैं ही नहीं, हम तो वापस चले जाएंगे तब तक। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर उनका वापस फ़ोन आया कि आप इतवार वाला दिन आप आके चाय पिए। यकीन करें, वो जो घर था जिसमें प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान की रहती थी, वो जो हमारे DC हाउस लाहौर है ना, ये मैंने देखा, उसकी कॉपी मैंने देखा, वो भी देखा, अडवाणी वाला ऑपरेशन वाला भी देखा। अब मुझे नहीं पता कि वो मेरे दिखावे के लिए क्या, एक भी आर्म्ड गार्ड नहीं था वहाँ, एक चौकीदार था। हम गए गाड़ी में, उन्होंने गेट खोला, हमने पोर्च में गाड़ी पार्क की, एक कमरे में उन्होंने बैठा दिया हमें। बड़ी ही सिंपल हर चीज़ थी, सवाए कि एक बड़ी सी मेज़ थी जिस पे कोई 30-40 टेलीफोन थे, वो गालिबन हर सूबे के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन। अच्छा जी, मैंने ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मिसेस गांधी तो तशरीफ़ ले आई, हम चाय पी। अच्छा, आई ऑलवेज थॉट कि पता नहीं ये बहुत कोई टॉल और कोई ड्रॉनी सी खातून होगी, बट शी वाज अ वेरी हैंडसम वुमन, एज यू कैन से, वेरी पटीट एंड हैंडसम वुमन। खैर, वो ज़्यादातर अपना सीमा से ही बातें करती रही, पूछती रही कि आरिफ का क्या हाल है, तुम्हारी अम्मी का क्या हाल है, पुरानी बातें सुनाती रही। कोई सियासत के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की किसी किस्म की। मैंने उनसे ये ज़रूर कहा कि मिसेस गांधी, आपसे इजाज़त चाहिए कि एज अ फैमिली वी वांट टू विज़िट कश्मीर, अगर हो सके तो हमें कश्मीर का वीज़ा। वो जिस पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, उधर की बात उधर की।
अब वो भी मेरा मतलब है कि ऑब्वियसली उनको भी अच्छा, तो मुझे वो पूछने लगी कि आप क्यों जा रहे हैं जल्दी, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि आप खाना खाते मेरे साथ। तो मैंने उनको कहा जी क्योंकि लाहौर में बसंत है। फरवरी, अच्छा ठीक। उसका चेहरा ही खिल गया, कहती हैं लाहौर में बसंत होती है। मैंने कहा आप सोच ही नहीं सकती कि किस किस्म की बसंत होती है। आई विश, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप कभी भी आपको मौका मिले तो आप बसंत के ऊपर आप ज़रूर तशरीफ लाएं। उन्होंने कहा कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगी अगर मुझे कभी मौका मिले। तो हिंदुस्तान में बसंत जो है ना, ये जो हम कहते हैं कि जी हिंदुओं का त्यौहार है और ये फलाना है, वहाँ नहीं होती। यहाँ भी पंजाब में पाले उड़ंत कहते थे कि सर्दी गई तो उसके बाद ये लाहौरियों ने ही इसको एक्सेप्ट किया, लाहौरियों ने ही इसको बनाया। लाहौर में आपको मालूम है कि ये बसंत जो थी, जो मुसलमान थे उनका जो कांग्रेगेशन होती थी ज़्यादा मादो लाल हुसैन के मज़ार पे होती थी बसंत की। रंजीत सिंह के ज़माने में यहाँ से वो बसंत वाले दिन शालामार बाग जाता था रंजीत सिंह। बिल्कुल ठीक। और जो हिंदू थे इनकी वो जो जिसके बारे में कहते हैं कि वो बसंत पंचमी वाला जो कहते हैं, नहीं वो जो एक शख्स था जिसने को रसूल बसंत पंचमी गुस्ताखी की थी, क्या नाम उसकी, यहीं शायद कोई उसका जी उसमें है जी, शालामार की पीछे जगह नहीं इधर यहाँ समाधि है जी, वहाँ समाधि है जिसकी उसकी जिसके बारे में कहते हैं कि जी बसंत जो है वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये उसको इतनी गलत बात है कि बसंत जो है वो किसी के जहन में भी नहीं होगा कि वो इसलिए मनाते हैं। और दूसरी बात ये कि आपको मियां साहब याद होगा कि ये भाटी दरवाजे के बाहर वो हम बचपन में देखते थे, लाहौर आते थे ना तो वो मांझे वाले होते थे और हमारे शाही किले की जो इधर भी वो एंड से लेके यहाँ तक पूरे मांझे लगे होते थे। जी बात ही है जो सूफी है ना वो आपको एक्सेप्ट करता है। सूफी जो है वो ह्यूमन वीकनेसेस को एक्सेप्ट करता है, मौलवी नहीं करता, वो हार्ड है, उसकी बहुत क्या कहते हैं। तो जी ये आप ये देखें कि सारे जितने भी सूफिया थे ये कभी भी स्टेट के साथ मुंसलिक नहीं, कभी नहीं रहे, एसोसिएशन नहीं रहे। मासबाई एक इंसिडेंट के जब महमूद गजनवी लाहौर पे उसकी हुकूमत थी और अयाज लाहौर का गवर्नर था, उस वक्त उसको ये हुक्म था, वो वक्त था कि जब हजरत दाता गंज बख्श अजमेरी जिंदा थे और यहाँ आके बाद हुए थे, तो उसको ये हुक्म था कि तुमने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी उनसे पूछे बगैर। ये एक ऐसा कोई मौका जो सारी मेरा ख्याल इंडियन हिस्ट्री पूरी नहीं पता, ये बिल्कुल ये जरूर, क्योंकि गजनी में इनके वालिद का मज़ार भी है, दाता का। मैं उस मज़ार में गया हूँ जी, ओही रिश्तेदारी निकली हमेशा वो ये नेहरू और इकबाल के बारे में कहते थे तो कुछ कश्मीरी पंडित ना दोनों। लेकिन एक बात, क्योंकि हम बात कहीं और ले गए, अगर किसी ने इकबाल के विजन को इम्प्लीमेंट किया तो वो जवाहरलाल नेहरू था। मैं आपको बताऊं, मैंने आप इतना अरसा अपने सियासत में देखा है, कभी आर्ट अदब का दिलदादा, हिस्ट्री का बाहर नेहरू जैसा कोई बंदा देखा आपने? बहुत ही उसके जो खत हैं जो उसने इंदिरा गांधी को लिख दिए हैं, आप सोच नहीं सकते कि इंसाइक्लोपीडिया और जेल से लिखे गए खत हैं, और समझ नहीं आती क्या। और फिर वो नीचे ज़मीन पे बैठ के सुनता होता था, कभी ये जहाँ से जब अलामा साहब को जब वो मिलने आए हैं उनके साथ बेगम इफ्तिखारुद्दीन और मियां इफ्तिखारुद्दीन दोनों थे, तो वो ज़मीन पे बैठ के, ठीक है। तो अलामा साहब बहुत अलील थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप कुर्सी पे बैठे, उन्होंने कहा नहीं मेरी जगह यहीं है, मैं यहीं रहूँगा। और उस वक्त एक जो ये इन्होंने पंडित जी ने उनको ये कहा कि आप असल तो मुसलमानों के लीडर आप हैं, यानी कि उसने ये कहने की कोशिश की। तो कायदा उन्होंने अल्लामा इकबाल ने उनको टोका था और उनको कहा कि मैं तो खुद जिना का एक अदनान, ये आता है तारीख, यानी कि ये थी उनकी अकीदत कायदे आज़म। ठीक, तो बिल्कुल। लेकिन जो चीज़ इम्प्लीमेंट की, जो चीज़ उसके दिमाग में हमेशा बैठी, वो थी सेल्फ रिलायंस। और ये अल्लामा इकबाल की शुरू से पॉलिसी थी कि सेल्फ रिलायंस की तरफ मुसलमानों को जाना चाहिए। ये नहीं कि हम हर चीज़ जो है वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो खुद जब पहली दफ़ा वेस्ट गए तो उनको जो इम्पैक्ट हुआ, जो वेस्ट की अच्छी चीज़ें थी वो भी उन्होंने एक्सेप्ट की, और जो बुरी चीज़ें थी उनसे भी उन्होंने मुसलमानों को कोशिश की कि मैं दूर रखूं। एक जैसा तजर्बा है इंग्लैंड जाके उनका भी और अल्लामा इकबाल का, बिल्कुल एक। अच्छा, 1926 में जहाँ से बात शुरू होगी, अल्लामा इकबाल ने भी तो यहाँ इलेक्शन लड़ा था और जीते थे इस इलाके 1926 में, हालांकि आपको याद होगा।
जब पहली दफा इस जब डिवीजन हुई मुसलमानों की, जी जी, वो और आई कश्मीरी बरादरी के ऊपर हुई। सोचें जरा, हम अभी तक वो उधर ही हम बैठे हुए थे। एक बात समझते थे कि ये जो मुसलमान है ना यहाँ के, अपना ये लिमिटेड है, ये कोई उन्होंने कोई ज्यादा नहीं लिखा उर्दू में, उन्होंने जो लिखा फारसी में लिखा। 60% फारसी, क्यों 70% ऑलमोस्ट फारसी। फारसी। और क्योंकि वो समझते थे कि जो ईरान के जो मुसलमान हैं इनमें ज्यादा जज्बा है, इनमें ज्यादा, और वो आप देख लें आज तक उनकी जो इलामा ए जवानान अजम जाने मनो जाने शुमा जो है ईरान के बारे में, भी जो इनकलाब आया था ना जी, तो उसमें वो पढ़ते थे कि मीर असद मर्दे के जंजीर एक ये औरिया साहब, और दूसरी अज़खाब गिरा, वो तो ताजिकिस्तान में, वो कौन सी जगह जहां नहीं इकबाल की वजह पड़ी जाती। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि अब इट्स सैड कि हमारे ये ईरान के साथ ताल्लुकात जो हैं ये इस वक्त ये जो भी गोला मारी हुई, अब तो ठीक हो गए, शुक्र है कि कोई समझ आ गई, को ठीक होगी, या जो भी हुआ। हमारी तो सारा कल्चर ही ईरान से आया है। अरब्स के साथ तो हमारा कोई क्या कहते हैं, कोई ताल्लुक ही नहीं था। मैं कहता हूँ जी, मैं बनारस यूनिवर्सिटी हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में था, तो मैंने कहा हमारी चीज़ें निकाल दो ना, तो पीछे बचता क्या है। कबाब हम लेके आए, कोफ्ता हम लेके आए, बिरयानी हम लेके आए, न्यारी हम लेके आए, तबला हम लेके आए, उसके बाद वो क्या नाम है, बरबत हम लेके आए, रबाब। और वो आप छोड़ें कि अमीर खुसरो की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो थी वो यही थी कि उसने सारी हिंदुस्तान म्यूजिक की बीट ही बदल दी, बिल्कुल बदल के रख दी। उसके बाद जो भी बड़े बड़े जो हिंदू भी जो ग्रेट सिंगर्स और म्यूजिशियंस आए, उन्होंने अभी तक वही तर्ज इस्तेमाल हो रही। शादियों का त्यौहार खत्म हो जाएगा, खुसरो निकाल दिया जाए ना, वो अब्बा को भेजो रे कि भैया को भेजो रे कि सावल आया कमा। तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। एक उनकी ताराचंद की किताब भी है कि मुसलमानों के असरात इस कल्चर के ऊपर, बहुत खूबसूरत किताब। अच्छा, ये एक बसंत की हम बात कर रहे थे कि उसको आपने कल्चर ये खराब कैसे हुआ? मैं आपको बताता हूं कि ये शुरू कैसे हुआ। शुरू कैसे हुआ? अच्छा, हमारा ताल्लुक तो हमारी खैर उसमें इमरान खान बहुत ऑब्वियस, इमरान खान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। ये शुरू इस तरह हुई कि हम तो खैर अंदरून शहर से हमारा ताल्लुक था, हमें तो बचपन से ही बसंत हम मनाते थे, और जब जहाँ से चले भी गए तो बसंत की रात को यहाँ सारी फैमिली आ जाती थी, और रात को सारे मुंडे इकट्ठे हुए, तलावा छलावा पाइयाँ सुबह सुबह, और मैं कहता हूँ कि सूरज निकलता ही था तो हम छतों में चढ़ जाते थे। ठीक है, वो नौकर नाश्ता लेके ऊपर भाग रहे हैं, नीचे भाग रहे हैं, दादी मेरी कह रही है खा लाओ कुछ, जो होता है तौर तरीका, तो हम सुबह सुबह ही चढ़ जाते थे। अब इसी तरह बसंत होती थी, बसंत हमारे घर में होती थी, कुछ 30-40 मेहमान आ जाते थे, कोई मेरे चचा के दोस्त, कोई मेरे वालिद के, कुछ हम बच्चों के, तो इतने दोस्त नहीं आते थे, लेकिन फैमिली होती थी। एक बसंत पे ये हुआ कि इमरान का मुझे फ़ोन आया, वो बसंत पे आ जाता था, वो तो बसंत हमेशा करता ही यहाँ था, उनको भी गोरियां बहुत आती थी, गोरे बहुत आते थे। बात की बात, दैट केम लेटर। अच्छा, वो अपने नेफ्यूज़ को लेके, अलीमा के बच्चों को, नियाजी साहब के बच्चों को लेके, ये सारे बच्चे छोटे छोटे क्या कहते हैं, बहुत छोटे होंगे उस वक्त, तो ये सब आ जाते थे यहाँ, और बहनें भी आ जाती थी, क्योंकि आपको पता मेरा तो उनके साथ एक फैमिली बड़ा ही ताल्लुक है। तो ये हुआ। अब ये उस वक्त की बात है कि जब इमरान ही आया करता था और ये बच्चे ही आते थे सिर्फ। तो उसने कहा मेरे दोस्त आ रहे हैं, ड्यूक एंड डचेस ऑफ समरसेट, तो मैं उनको साथ ला, मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह ले आओ, उनको तुम तो साथ ले आओ। वो अच्छा, फिर मुझे उस वक़्त बैरिंगटन थे शायद, यूके के हाई कमिश्नर, वो बड़ा मज़ेदार आदमी था, रिचर्ड बैरिंगटन था शायद नाम, वो ऐसा इंसाइक्लोपीडिया था, उसको ये बता दो कि जी ये फलाना है, वो उसका ईचा बीचा कि इसका फलाना दादा था, जैसे जॉन वॉल था इसका, वर्ल्ड बैंक वाला। हाँ, वर्ल्ड बैंक नहीं, जॉन वॉल ने वैली भी ली थी। जी जी जी। तो वो उसका भी मुझे फ़ोन आया, उसने कहा कि मैंने सुना है कि वो ड्यूक और डचेस आ रहे हैं, तो मैं भी आना चाहता हूँ। मैंने कहा आप भी तशरीफ़ लाएँ, मोस्ट वेलकम। अपना एनी हाउ, तो उस बसंत जब वो ड्यूक और डचेस, दे वर यंग कपल, मतलब कि इमरान के और मेरे उस वक़्त हम एज ग्रुप ही था हमारा, ठीक है। इमरान के साथ तो पढ़ा हुआ था ऑक्सफोर्ड में, तो इसलिए उनकी दोस्ती थी। वो जब आया, उसने छत पे चढ़ के जो देखा तमाशा, उसने कहा ये क्या फेस्टिवल है भाई, ऐसा तो सारी दुनिया में ये फेस्टिवल है नहीं, और किसी को पता नहीं इस फेस्टिवल के बारे में। उन्होंने कहा तुम तो बड़े बेवकूफ़ लोग हो कि तुमने क्या कहते हैं इसको पॉपुलराइज नहीं किया। वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। ठीक।
अच्छा हुआ यूं कि अपना शकील रहमान साहब तशरीफ लाए लाहौर, उन्होंने जंग अखबार लेके आए। पहले उसके वक्त सिर्फ नवाए वक्त की इजारादारी थी, वो जो हमें कहते थे हम सुन सारे उन्होंने खरीद लिए कॉलम वो इजारादारी थी, उनका अपना एक स्टाइल था वो करने का, उनका इस्लाम भी और था और उनका पाकिस्तान का नजरिया भी और था। जी जी बारह जो भी था। तो वो शकील बीइंग यंग, तो मुझे हम दोनों फिर कश्मीरी बरादरी और एक सारा वो सीन, तो मैंने शकील से कहा, मैंने कहा यार अगर कुछ करना है ना तो चलो एक फेस्टिवल बनाते हैं। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अगले साल, अब तब मैं पॉलिटिक्स में भी था, तो मैंने ये किया कि मैंने कोई 200-300, बसंत होती थी दिन की, बसंत का फेस्टिवल ही दिन का है। रात का ये होता था कि जब बसंत होनी होती थी तो रात को सब जो अपनी पतंग उड़ाते थे और उसके साथ कंदीले मांग देते थे रंगदार, बीच में एक एक कैंडल जला के, तो ये पता लग जाता था सारे शहर को कि भी सुबह बसंत है, सुबह बसंत। ठीक है, ये तरीका कार होता था। इंडिया में अब भी होता है ये जी, मैंने देखा जी, मैंने अभी भी बहुत ही खूबसूरत में देखा है वो सेरेमनी जो है, क्या कहते हैं उसकी, लैंटर्न्स की, लैंटर्न क्या है। तो मैंने डिप्लोमेट्स, पॉलिटिशियंस को, इंडिया से दोस्त को, लिटराटी को, एक्टर, जो भी एक सोशल एक गैदरिंग को 300-400 लोगों की मैंने लोगों को इनवाइट कर लिया और जंग अखबार ने अपना कैमरामैन छोड़ दिए वहाँ। बस वो दूसरे दिन तो मेरा ख्याल है कि अगला पेज तो पिछला पेज तो पिछला पेज जो भी था उस पर बसंत की ही तस्वीरें थी। वो लाहौरियों को सडनली एक चीज जो थी वो उनको अट्रैक्ट कर गई कि ये क्या चीज है, हमें पता ही नहीं इस चीज का, ठीक है। क्योंकि एक छोटी सी खबर आती थी नवाए वक्त में कि जी बसंत हुई और 2 बच्चे गिर के जख्मी हो गए और इस तरह की चीज। लो जी, उसके बाद फिर जो बसंत शुरू हुई, ठीक है, फिर हमारा ये खुशकिस्मती हुई कि अपने ये कामरान लशारी साहब आ गए जी। वो कामरान लशारी साहब की बहुत ज्यादा एक सपोर्ट, और मैं तो आज भी कहता हूं कि मेरे बाद अगर कामरान लशारी ना आते डिजिटल वॉल सिटी तो तबाह हो जाना चाहिए। और अभी भी मुझे जिस चीज की फिक्र है ना कि इनके बाद क्या होगा, वैसे उनको लाइफ बाबर अली साहब ने कहा था उनका कि कामरान, व्हाट आई एम वरीड अबाउट इज कि व्हाट विल हैपन आफ्टर यू, आर यू ट्रेनिंग समवन। लेकिन ये चीज होती है पैशन की। कामरान को पैशन है, उसने जिस तरीके से ये सारा क्या कहते हैं आप लॉर्ड मियां साहब, हाल ही का एक शेर है बड़ा मजेदार कि ये हम वैसे बता देते हैं कि कैस के बाद उठा कौन बनी आमर में, फख्र होता है घराने का फकत एक ही शख्स। मीर तक मीर का बेटा भी मीर तक मीर नहीं बनता, इकबाल का बेटा भी इकबाल नहीं बनता। बिल्कुल नहीं। कामरान लाचारी भी ठीक, लेकिन चले कोई चीज तो क्रिएट हो सकती है ना, किसी में इतना पैशन आप डाल दें। जिस तरह कि बड़ी बात, इकबाल जो है वो दबिस्तान इकबाल में उन्होंने एक लेक्चर शुरू किए हुए, चाहे 150 लोगों की स्टूडेंट, लेकिन एक ट्रेनिंग जो है उनको इकबालियात के ऊपर इंस्टीट्यूशन बनाया उन्होंने बना दिया, ठीक है। आज नहीं काम आएगा। यही इस तरह के हम इकबाल की और ईरान की बात कर रहे थे कि ईरान की सारी रेवोल्यूशन जो है वो तो बेस्ड इकबाल की फिलॉसफी पे। सर 2 रेलवे स्टेशन उनके नाम पे हैं, कोई जगह ऐसी नहीं कि जहां इकबाल का शेर नहीं लिखा जाता। जी, मैं आपको अर्ज करूं कि मैंने पीछे चंद साल पहले विरसा का एक प्रोग्राम किया अल्लामा इकबाल के कलाम के ऊपर, जिसमें ईरान के जो काउंसिल जनरल थे लाहौर के वो भी तशरीफ़ लाए। पहले भी उनके जब एक आध प्रोग्राम किया था तो उनके एम्बेसडर यहाँ आए थे उस प्रोग्राम में, तो उन्होंने इतनी खूबसूरत बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा जी देखें, आप जितना इकबाल से प्यार करते हैं ना, उससे 100 गुना ज़्यादा ईरान में करते हैं। जिस तरह आप कह रहे थे, कोई ऐसा शहर नहीं जो जहाँ उनके कोई नाम से कोई चीज़ मंसूब नहीं है, कोई ऐसा आप क्या कहते हैं। मैं एक मज़ेदार वाक़या सुनाऊँ आपको। हमदान में मैं था, हमदान में उसने पूछा कि आगाज़ को जा में आए, कहाँ से आए हो? मैंने कहा पाकिस्तान को जाई। मैंने कहा लाहौर से। लाहौर शहर इकबाल लाहौर। उसका अगला फिक्रा सुने, आगा इकबाल ईजा तवल्लत बहुत, इकबाल यहाँ पैदा हुआ था। मैंने कहा बात करते हो, कहते नहीं, मैं तुम्हें वो दुकान दिखाता हूँ जहाँ उनके वालिद की जर्द चोबे हल्दी की कारोबार था। उसने वो देखा मुझे, उसने कहा इस दुकान में अल्लामा इकबाल के वालिद जर्दी हल्दी का कारोबार करते थे।
मैंने कहा वो नहीं, वो निकले नहीं साहब। कहता है मैं मान ही नहीं सकता कि जिसके पहले 15 साल ईरान में नहीं गुजरे इतनी अच्छी फारसी कैसे दे डोंट नेवर एक्सेप्टेड। ना गालिब को उन्होंने एक्सेप्ट किया, हालांकि गालिब का कितना ज्यादा कलाम फारसी। जी जी, बहुत बड़ा। फिर बेदिल जो है बहुत बड़ा बड़े शायर उनको मानते हैं। और ये अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जी अब जब हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर हैं अपना खमनाई, जी जी, जो पहले सदर भी उन्होंने यहाँ तकरीर भी की थी जब सदर थे ना, जब तो उन्होंने इकबाल मशरक का दरख्शिंदा सितारा 1 घंटे की तकरीर खमनाई अभी घंटे की तकरीर पार्लियामेंट में की, पार्लियामेंट, हाँ जी हाँ जी, उन्होंने ईरानियन पार्लियामेंट में तकरीर, वो भी है उनकी तकरीर। और यहाँ जब उनके सदर आए हैं उनकी, इन्होंने उसकी तकरीर को सही तरह उसकी ट्रांसलेशन नहीं की। यही नाराज हुआ था इस बात, यही वाले सदर थे, यही रहबर हैं जो खामेनेई साहब। तो उन्होंने ये कहा कि ये हमारे जो ये रहबर हैं उनका ये बयान था कि हमारी जो रेवोल्यूशन है वो इलामा इकबाल की जो टीचिंग्स हैं उसकी मरहूने मिन्नत, ये उसने इस्तेमाल किया। और उन्होंने कहा कि यही कि हर जगह उनका, और फिर ये हजरत अब्बास के रोज़े के ऊपर मेरा ख्याल है कि उनके अलामा साहब के चंद जो जी जी मशहद में हैं जी, मशहद में। अच्छा, एक और किन का रोज़ा है? इमाम रजा का जी, इमाम रजा का। एक और मैं बात करूं, मैं मेरी बात सुनिए। अच्छा ठीक। तो वहाँ कुछ थोड़े से लोगों ने, ईरानियों ने कहा कि क्यों हमारे अपने ईरानी शायर जो हैं वो चाहे नहीं है कि आपको आपने इकबाल लाहौरी के अशार, तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे अच्छे शार मुझे दे दो, मैं ये मिटा के वो लिख दूंगा। मैं आपको बताऊँ, मैं गया था कुलाब ताजिकिस्तान में, तो वहाँ सैयद अली मेहदानी का मज़ार है, उसमें अल्लामा इकबाल के अशार लिखे हुए हैं। बल्कि एक जगह जावेद इकबाल गए थे, उनकी तस्वीर भी लगी हुई उस मज़ार में। आप अंदाजा वहाँ तक बड़ी मोहब्बत, बहुत मोहब्बत। और आप ये देखें कि ये जो थॉट, जो मतलब अयूब खान के ज़माने में बहुत सा इकबाल का कलाम बंद, जी जी, आजकल खत्म। रेडियो पाकिस्तान पे आप नहीं चला सकते, आप PTV पे नहीं चला सकते थे, ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ें। तो वो जो एक थॉट, वेस्ट किस चीज़ से डरता है? आपकी थॉट से डरता है, ठीक है, एक सोच से डरता है। अब आप चाहे तालिबान को बुरा कह लें, भला कह लें, या जो भी है, लेकिन वो एक थॉट लेके चले। उन्होंने चपलियां पहन के, उन्होंने मार के इनको वहां से जो तारीख दोहरा दी, तारीख एक दफा उन्होंने एक जज्बे के साथ। इसी तरह ईरान जो एक बहुत बड़ा सैटेलाइट था अमेरिका का और वेस्ट का, उसको पड़खचे उड़ा दिए इकबाल की थॉट में। बल्कि तहरान हो गर आलम मशरक का जिनेवा, शायद कुराए अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। ये इकबाल है, तहरान को उन्होंने जिनेवा का वेरी हाई ओपिनियन ऑफ द ईरानियन, बहुत ईरानियन इंटेलेक्ट का, ईरानियन आर्ट का, ईरानियन हिस्ट्री हेरिटेज, बहुत उसको इकबाल अप्रिशिएट करते थे। अच्छा, तो वो बसंत को वहां तक आ रहे थे, बीच में बसंत पे आ रहे थे, तो फिर ये बसंत शुरू हो गई। ठीक। अब इसके बाद ये हुआ कि देखें, गवर्नमेंट को मैंने जो हर हुकूमत को ये समझाया, मैंने कहा ये आप जगह जगह जो लोगों से पैसे हाथ फैला के मांग रहे हैं, ये इतना बड़ा फेस्टिवल बन सकता है कि आपको बिलियंस ऑफ डॉलर, एक इंडस्ट्री शुरू हो गई थी। और मेरे अपने बेटे की जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, उसने बसंत के दिनों में स्टार्ट की, और आज तक वो माशाल्लाह, आप तो खैर और इवेंट्स बहुत माशाल्लाह, ठीक। लेकिन ये एक इतना बड़ा हमने एक जुल्म किया है अपने साथ। अच्छा ये बताएं, हुआ क्या? कारपेट आया, उसके अंदर छतें बिकनी शुरू हुई और PC आ गया, तो फलाना आ गया। इनको चाहिए था कि उन डोरों को कंट्रोल करते, जब बल्कि लाहौर शहर के अंदर ही करते ना, तो मैं कहता हूँ जहां मर्जी करते, लेकिन एक साइज दे देते काइट का, और और बाकी क्या इनके बस में नहीं है। कोई लोग छुप के बना रहे हैं ये डोरे, बिल्कुल नहीं। मार के उल्टा टांग के इनको करते हो। ये जिस तरह आप, जो मेरा मतलब है कि आपने जब सख्ती करनी होती तो आप कर लेते हैं, लेकिन अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए भी कोई सख्ती करे ना। मैं आई टेल यू, दिस वुड हैव बीन अ बिगर फेस्टिवल देन मार्डी ग्रा। इससे बड़ा फेस्टिवल सारे सब कॉन्टिनेंट में कोई ना हो। वो यही मुझे उसने अपना ड्यूक ऑफ समरसेट, उसने कहा कि ये कौन सा फेस्टिवल है जो सारा शहर ही छतों पे चढ़ा हो, सारा। आप सोचें कि कैसे कैसे लोग, मुझे याद है कि एक बसंत पे ये जो सिटी बैंक कॉरपोरेशन है, इसके जो सदर वर्ल्ड वाइड जो उनके चेयरमैन थे, उनका पैगाम आया कि मैं बसंत पे आपकी आना चाहता हूँ। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री कोई देखी उसके ऊपर, BBC पे या किसी पे, उस ज़माने में तो बहुत कुछ चीज़ें बनी थी इस तरह। तो वो उनको पड़थू पड़ गए
साढ़े जेड़े हथों दे की कहते हैं सिटी बैंक, उनको कभी आया ही नहीं था पाकिस्तान। सही। इतना बड़ा अफसर उनका जो था जी जी। वो आया ही नहीं, तो वो सारे भागे भागे जी ये करेंगे वो करेंगे, हम खाना हम करेंगे। मैंने कहा देखो भाई, मेहमान की तरह आए, ठीक, मेहमान की तरह रहे, ठीक है। जो हम खाना देंगे वो बुरा नहीं होता, आप हमारे साथ बैठ के तो आप वो खाना खाएं। और हमारा पसंद का जो 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 दिन होता था, उसमें कई लोगों ने बड़ी बातें बनाई कि जी बड़ा करोड़ रुपया खर्च होता है। जी जी, वो बाद में फिर जो हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं थी। इस जगह तो हमारे कीमे वाले नान को एक आध सालन होता था साथ, और वो 300-400 लोग होते थे बस। बाकी गुड़ियाँ लोग खुद, ना हमारी कोई डेकोरेशन होती थी ना कुछ, लोग छतों पे चढ़ के गुड़ियाँ, अपनी गुड़ियाँ लेके आते थे खुद ही। मुझे याद है आखिरी मैं उसका स्पेल देखा 2004 वाला, मैं दिल्ली दरवाजे का जो उसकी छत जो थी ना उसकी, वो उस पे एक फंक्शन होते थे और बाकी जगहों पे भी। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि जिस वक्त ये फैसल टाउन और गुलबर्ग और इन जगहों पे निकला है और फिर रात की बसंतें शुरू हुई हैं और फिर उस पर कॉर्पोरेट कल्चर इसने उसको जो खौफनाक किया है, वो देखे ना, फिर एक ऐसा दौर शुरू हुआ कि जब एक ऐसे फिर उसमें मुजरे तो पता नहीं क्या क्या कुछ ऐसे नहीं, मुजरे जो हैं वो इतने नहीं कोई होते थे। मैं आई डोंट बिलीव के नहीं, गाने होते थे लोगों के घरों में, अभी भी मुजरे होते हैं, और जो पहले भी होते थे। अब तो शादियों में और ज्यादा दिन के वक्त जो बसंत दिन का, इनको चाहिए था कि रात की बसंत जो है उसको ये बैन कर देते। ठीक है, चलो ना भी बैन करते, आप एक असूल बना देते, आप स्ट्रिक्ट होते, आप नजर आता कि आप सीरियस हैं, ठीक है। आप ये सोचते कि यार ये मेरे मुल्क का इसमें फ़ायदा है, मुझे इसमें इकोनॉमिक बहुत बड़ा। देखें, आप ये सोचें कि हर घर जो था, हर जो भी चूड़ियाँ बनाने वाला, कबाब लगाने वाला, टेंटों वाला, जी जी, कोई आप सोच नहीं। अच्छा, पूरे लोगों ने फैशन शोज, पूरे साल का रिस्क कमाते थे लोग, एक हफ्ता पूरा लोगों ने कोई कितनी इवेंट्स साथ कर दिए थे इन अराउंड बसंत, क्योंकि सारी दुनिया से लोग आने शुरू हो गए, ठीक। इस तरह मैंने आपको बताया, ये जो जॉन रीड इनका नाम था, ये सिटी कॉर्पोरेशन के जब ये प्रेसिडेंट थे। इसी तरह अपना बसंत कोई देख के और घर का सुन के, जो चाइना के जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, अब तब शायद कौन थे आर्मी चीफ, मुझे अब भूल रहा है, अब उनका मुझे मैसेज आया कि जी वो आपके घर आना चाहते हैं खाने पे। तो उन्होंने भी फिर कहा कि ISPR ने के खाना, और मैंने कहा देखो भाई, अब खाना मैं खुद ही करूँगा, ये मेरे घर का असूल नहीं है, आप आए मेहमानों की तरह। उस वक्त अभी इमरान पॉलिटिक्स में नहीं आया था, ही वॉज नॉट इन पॉलिटिक्स एट दैट टाइम। मुझे नाम भूल रहा है आर्मी चीफ का, उर्दू स्पीकिंग थे वो, जब ज़ियाउल हक के बाद वही आए थे। अच्छा, असलम बेग साहब, ठीक, उस वक्त वो था आर्मी चीफ। तो इमरान को भी मैंने इनवाइट किया, मैंने कहा कि तुम भी आओ। ये 88-89 की बात है शायद, 88 वही उस वक्त आए थे। और यहाँ इसी कमरे में हम बैठे, और उसने बल्कि मुझे मैंने इस इनविटेशन को अवेल ही नहीं किया। उसने कहा तुम और तुम्हारी बीवी, मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ, ये हमारा बैठा हुआ है अपना मिलिट्री अटैची पाकिस्तान में, और मैं इसको ये कह के जा रहा हूँ कि जब भी आप आना चाहो, यू विल बी माई गेस्ट, मैं सारा चाइना आपको फिराऊंगा। ये बहुत ही मुझे दुख हुआ इस चीज़ का कि मैंने ये इनविटेशन जो था मैं भूल गया, या और कामों में इधर उधर, तो मेरी फिर वो डिवोर्स हो गई, वो भी एक बीच में सारा एक मतलब उसमें वो रहेगी। तो उसने भी कोई BBC का एक प्रोग्राम ही देखा था, और बड़ा कल्चर्ड आदमी था वो, एंड उस तस्वीर है मेरे पास लगी हुई। चाइना में कल्चर को बहुत ज़्यादा वैसे बहुत हमें शॉलन चले जाएं, बाकी जगह। दूसरी चीज़ जो 2001 ऑनवर्ड जो है, एक यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ की आप बिल्कुल जैसे कहते हैं टॉर्च बेरर बने थे। ये लाहौर फोर्ट के अंदर वो मुख्तलिफ फंक्शन होते थे, जिसके साथ फिर आपकी खुद अपनी हवेली जो थी, इसके वो जो पीरियड है, वो जमाना था जिसमें आप सूफी काउंसिल में भी आ गए थे। नहीं, सूफी काउंसिल तो आए थे ना बहुत बाद में, जब मुशर्रफ की हुकूमत आई, और चौधरी शुजात के साथ, वो तो बहुत बाद में आए। जी जी, ठीक। वो तो अब क्या कहते हैं, वो भी मैं आपको उसकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कि जब बेनज़ीर के ज़माने में एड एशिया कॉन्फ्रेंस हुई, वो किले में जो फंक्शन हुआ, वो पहली दफ़ा जो किला था उसकी लाइटिंग हुई बड़े खूबसूरत तरीके से, और हमने उसकी वो की, उसमें मैं आई वुड गिव क्रेडिट टू द लेट शोएब हाशमी साहब, सलीमा हाशमी साहबा, इन्होंने बहुत उसमें, और इन्होंने जो ख़ास तौर पे जो बुर्ज थे, जिसको कहते हैं वो जो क्या कहते हैं, वो आग लगाते हैं तो हवा में ऊपर अच्छा उठता है, ऊपर वाला, अच्छा जी, ठीक, समझ गया, ऊपर रंग बिरंगे कई 100 उन्होंने बनाए, और जब वो इकट्ठे
जब वो आसमान पे उड़ाए गए हाँ। और फिर साथ यहाँ अली पाक से हुई इसका आतिशबाजी का मुजाहरा, सही। तो वो तो बिल्कुल क्या कहते हैं कमाल ही था। और उसके बाद फिर डॉन वालों ने यहाँ हवेली में एक इवनिंग रखी, जितने भी एड एशिया कॉन्फ्रेंस के लोग आए हुए थे, और यहाँ हमारे सिंध से जो आर्टिस्ट खास तौर पे अल्लन फ़कीर और ये फ़कीर अब्दुल गफूर, इन सबको बुलाया और बड़ी ही ज़बरदस्त सारी छतें हर जगह, मेरा मतलब है उनका ये सारा था। फिर बेनज़ीर के ज़माने में एक बसंत मेला हमने किया, जिसमें अली पार्क भी साथ इन्वॉल्व किया। वहाँ होता था अली पार्क में। अली पार्क में, और वहाँ हमने सर्कस के भी बीच में, ये जो मेन सड़क है उस पर सारा सर्कस के हाथी वाथी सब गुजरे, और पूरा सर्कस का मुजाहरा हुआ। लड़कियों को, सारे शहर को इनवाइट किया, बच्चियों को, फैमिलीज़ को अली पार्क में आके सबको खाने भी मिले फ्री, सबको दुपट्टे भी मिले, चूड़ियाँ भी मिली। बहुत ही खूबसूरत वो क्या कहते हैं इवेंट था। ये चीज़ें बिल्कुल ज़रूर हुई। और ये मैं उस दिन एक इंडिया के किसी गुलकारा का सुन रहा था, तो उन्हें आपको डेडिकेट किया था। ये जो धुन है ये उसको बेसिकली मियाँ साहब ने, तो आप इसके अंदर मौसीकी के अंदर भी कि उनकी धुन है, तो मैं उसी हिसाब से नहीं, वो जाहिर बात है, प्रतिभा ने आपका नाम लिया था जी। बिल्कुल, वो यहाँ तशरीफ भी लाई थी। अच्छा, एक प्रोग्राम भी उनके साथ किया था। बहुत ही जबरदस्त, अच्छी गुलकारा, बहुत अच्छी गुलकारा है वो। अपना गालिब का कलाम कोई उम्मीद भर नहीं आती, वो सबसे पहले उस कलाम को गाया राहत ने कवाली फॉर्म में, और वो 22 मिनट की कवाली है। और उसके साथ मैंने वही किया जो मुबारक अली फ़तेह अली खान साहब इकबाल से करते थे, मैंने उसमें सिर्फ गालिब। उसके बाद 2 एल्बम्स हमने की, मैंने और राहत ने। नसीरुद्दीन शाह भी थे उसमें, बिल्कुल वहाँ थे। और वो पहला हमारा विरसा हेरिटेज जो मेरा प्रोग्राम जो 2009 में मैंने शुरू किया पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ, तो उसमें जो पहला ही प्रोग्राम था वो इतना उसको बूस्ट मिला, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह साहब तशरीफ ले आए, बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने की, और वो सारी वायरल हुई, और वो अभी तक लोग देखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, यू नो। और उसके बाद फिर एक एल्बम और मैंने गालिब पे की, राहत के साथ ही कवाली फॉर्म में, और एक अल्लामा इकबाल पे की एल्बम, उसमें भी इसी तरह ही इन दोनों शायरों के मैंने कभी किसी दूसरे, एक तो इन दोनों शायरों के अंदर मिल बहुत जाता ना कलाम। सिर्फ मुझे याद है कि एक जो शेर था वो मैंने लिया था अपनी तकी मीर का। अब क्या वो है कि बात दिल्ली की हो रही थी, तो उनकी गालिब साहब की वो गज़ल थी, दोस्त गमखारी में। अच्छा, सही अब जाएंगे क्या? तो उसमें एक वो था, क्या कहते हैं, एंड में शेर है कि दिल्ली में रहोगे। अच्छा है, हमने ये माना कि दिल्ली में रहें, खाएंगे क्या, खावेंगे क्या, मैंने वो पुरानी उर्दू ही उसमें इस्तेमाल की थी, खावे ये वो। तो उसमें मैंने ये ज़रूर, ये जो एक कथा था अपना मीर तकी मीर का, ये क्या बूदोबाश पूछो पूरब के साकनों हमको गरीब जान के हंसत पुकार, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब भी जान, जिसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं। अच्छा, ये बड़ा कमाल, इसका वाकया बड़ा कमाल का है ना जी। ये दिल्ली जब उजड़ा है तो मीर साहब जो थे लखनऊ गए थे। जी बिल्कुल। तो दिल्ली में वो तलवार वलवार लगाते थे, पगड़ी वगड़ी पहनते थे, लखनऊ में बांके थे। तो उनको हंसी मजाक कर रहे थे कि शायर का हुलिया का कपड़े फटे हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको पता है लखनऊ वाले तो बड़ी नाजुक मजाज, क्या मक्खी नहीं बैठने देते थे। उन्होंने फिर एक लिहाज से मतलब बदतमीजी के लेवल पर भी, चाहे जितना मर्जी अदब हो, लेकिन उन्होंने एक गरीब आदमी का मजाक उड़ाया जो उसने बहुत उन्होंने फिर जवाब दिया ऐसा। उसके बाद कहते हैं कि फिर लखनऊ में ऐसा कोई मुशायरा नहीं था जहाँ मीर तकी मीर नहीं होते थे। ये वाकई ये अहद, अब थोड़ा सा आज का अहद जो है थोड़ा सा मातम कर लें, बहुत ज़रूरी हो गया है। इस अहद ज़वाल का मातम कर लिया जाए थोड़ा सा। ना शायरी ढंग की रही है, ना मौसीकी ढंग की रही है, ना हमारे यहाँ रिवायात ढंग की रही हैं। ये ऐसा कैसे हो गया? ऐसा देखें, हुआ यूं, जब पाकिस्तान बना, वाहिद 2 मुल्क हैं दुनिया में जो एक नज़रिए पे कायम हुए, एक इसराइल और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का नज़रिया क्या था? हर बंदे ने इस नज़रिए को बिगाड़ा, कोई कुछ, किसी ने कुछ कहा, हर कोई उसका वालिद मोहतरम बन गया। हालांकि
बकौल डॉक्टर जावेद इकबाल साहब जो हमें उन्होंने समझाया, इसका बड़ा सिंपल वजह थी पाकिस्तान बनाने की कि एक हमने दुनिया को दिखाना है कि एक वाकई एक इस्लामी रियासत क्या होती है। ठीक है। और इस मुल्क इस नज़रिए पे कायम हुआ था जो मिसाके मदीना का पहला चैप्टर था। ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना 49 उनके शिख थे मिसाके मदीना। सबसे पहला जो ये था कि तमाम लोग जो मदीने के वासी हैं एक उम्मत हैं, एक रियाया हैं, एक ही दे विल बी टुगेदर फॉर द डिफेंस ऑफ मदीना। यही मकसद था पाकिस्तान बनाने का कि यहाँ के तमाम लोग, चाहे वो मुसलमान हों, वो हिंदू हों, वो सिख हों, ईसाई हों, इक्वल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। हमने सबसे पहले तो उससे ही हम मुनहरफ हुए। ठीक है। उस मैं कल देख रहा था, एक बड़ा ही मेरे आंसू ही निकल गए। अब इस उम्र में अपना अनवर मकसूद साहब का जो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने किसी ने उनको सवाल किया, उन्होंने कहा अगर कायद आज़म अगर 3-4 साल जिंदा रह जाते तो उन्होंने कहा वो कोट लखपत में होते। ये उनका ये मतलब ये बात ये है कि जब हम अपने नज़रिए से हट गए, वो नज़रिया जो हमारे नौजवानों तक जाना चाहिए था उसको हटा लिया गया। अब मुझे आप नहीं समझते कि इकबाल अगर मैट्रिक तक पढ़ा दिया जाता सब लोगों को तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी? नहीं, बिल्कुल। इकबाल को तो अब एक शायर की तरह पढ़ाते हैं। अब नहीं मानते अब वो नहीं मानते। लेकिन ये तो हम मुसलमानों की एक देखें, इकबाल से अब सब कुछ छीन लें। जो उसका इश्क था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो कोई नहीं छीन सकता ना। वो तो सारी दुनिया में आप देख लें कि अब इकबाल जो है पिछले चंद सालों में बहुत डाउन चला गया था। इकबाल भी, कायद आज़म भी। बस हमने ये 2 बुत रखे हुए हैं, जब उनका कोई देना हम निकाल लेते हैं, एक आध स्टेटमेंट आ जाती है। लेकिन असल जो आप छोड़ें इकबाल और कायद को छोड़ें, हमने अपने पैगंबर के साथ क्या किया? हमने उनकी तालीमात से हम दूर हो गए थे। इकबाल तो और कायद आज़म तो कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे मुसलमानों को, वही जो आपको हमने पहले भी जो बात की थी कि वो जो कुश्ता है सुल्तानी मुल्ला, बाकी न रही तेरी वो अब रोशे ज़मीरी कुश्ता है सुल्तानी मुल्ला पीरी। तो ये अब रह गया, क्या कहते हैं, जब तक ये मलूकियत ख़त्म नहीं होगी अरब वर्ल्ड के अंदर कई मुसलमान तरक्की नहीं। बल्कि इकबाल ने जो कहा था ना कि हमें अगर ये मुल्क मिल गया तो हम सदियों की मलूकियत के दाग धो सकेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात यही कहा था उन्होंने। और ये हमने फिर आप देखें, मैं अभी देखता हूँ, मैं देख रहा था अपना ये टिकटॉक ही मैं देख रहा था आजकल को बहुत चल कि आप यही खानकाहियत है, ये इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से, इतनी जहालत लोगों में जो उनके कदम चूम रहे हैं, कहीं कोई जो खानकाही निज़ाम उन्होंने कायम किया था वो बिल्कुल दरवेशी वाला था। वो बेचारे फकर में रहते थे। ये तो हमने तो उसको वो उनको ये थोड़ी था कि आगे आके तो मेरी जो आल औलाद क्या करेगी। पता नहीं आल औलाद उनकी भी है भी है जो क्लेम करते हैं। बल्कि इकबाल ने तो उस वक्त भी कहा था कि घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन, हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी। तो वो पीर ये भी कहा था कि वो क्या उनका शेर है कि मुझे तो खुश ना आया ये निज़ाम खानकाही, जो तेरी मुझे तो खुश ना आया निज़ाम खानकाही, ये मामले हैं नाजुक, जो तेरी रज़ा है तू कर, कि मुझे तो खुश ना आया ये निज़ाम खानकाही। उन्होंने बिल्कुल मेरा मतलब हर चीज़ वाज़ेह और क्लियर अपनी ज़िंदगी में जो भी कर सकते थे उन्होंने की। उनको क्या क्या नहीं, उन पर कुफ्र का फतवा भी उन पर लग गया, कायद आज़म पे भी कुफ्र का फतवा लग गया। कोई भी, मेरा मतलब है कि इसके बावजूद भी क्या कहते हैं पाकिस्तान फिर जब बना तो फिर बन ही गया। मेरी और आपकी एज के लोग बहुत थोड़े रह गए हैं और हालात ने हमारा जो पॉपुलेशन डाटा ऐसा कर दिया है कि 35 साल से नीचे को 65% लोग हैं। ये 65% जो हैं ये टिकटॉक, यूट्यूब, इंटरनेट और इसके गुमराह लोग हैं जिस तरफ। लेकिन ये क्या होप बन सकते हैं या मजीद खराबी, आप क्या समझते हैं? इनका कसूर नहीं है। डोंट ब्लेम द यंगर जनरेशन। ठीक, हमें ब्लेम करें। हमने क्यों नहीं स्टैंड अप किया कि जब ये सारी चीज़ें जो हमारा ख़ास तौर पे हमारा जो सिलेबस था, जब उसकी तबाही हो रही थी, कभी कोई जमात इस्लामी वाले आते थे वो उसको तबाह कर देते थे, कभी ज़ियाउल हक ने आके इसको तबाह किया, कभी अयूब खान ने इसको आके तबाह किया, कभी किसी और ने आके इसकी तबाही मचाई। आप मुझे बताएं कहाँ रह गया? कायद आज़म ने कितना ये कहा था, उन्होंने ये अयूब खान के बारे में भी कहा था कि इसको कभी भी सरबराह न बनाना।
फौज का, क्योंकि इसकी जो नीयत है वो भी ही इज़ गॉट पॉलिटिकल टेंडेंसीज। ठीक है, हमने हर वो काम किया जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जिसका मना किया था। क्या कहा था कायदे आज़म ने? एक तो उन्होंने कहा था कि जमहूरियत लाजमी है, हर जो मर्जी हो जाए जमहूरियत के बगैर ये मुल्क कभी नहीं चल सकता। दूसरा उन्होंने कहा था कि सूबों में हम आहंगी पैदा करो, तुम भाइयों सारे वीर। हमने क्या, अब हम भाइयों की तरह हैं? हेट्रेड है पंजाबियों के खिलाफ, हर जगह हेट्रेड। आप मुझे बताएं, अब फ्रंटियर में भी पैदा होगी है। उसके लिए उसका वजह यह है कि बड़ा आसान निशाना है ना जी। मैं तो अक्सर कहता हूं कि रोज इस पंजाब से कम 2000 बसें बलूचिस्तान से इधर चलती हैं, मुसाफिरों को लेके जाती हैं। एक बस यहाँ से वहां नहीं जा सकती। हाँ, नहीं, ये पंजाब का सीधा बड़ा असल ये देखें ना कि ये जो अब मुझे बताएं कि जो तालीम सिंध के बच्चों को दी जा रही है वो कुछ और है जो पंजाब में दी जा रही है। जो आपको कह सकते हैं कि चलो भी थोड़ा बहुत को पाकिस्तान रह गया तो वो शायद नेशनलिज्म का मसला यही है कि वो बेसिकली वो शॉर्ट पीरियड ऑफ सक्सेस था। प्लेटो ने एक अफलातून जिसको हम कहते हैं, उसने एक फिक्रा है बड़ा, उसमें 2 चीज़ों का जिक्र किया। उसने कहा डूम डर देने, तबाह हो गई वो कौमें जिसके 2 हुक्मरान बने, एक फौजी और एक बिजनेसमैन। हमें दोनों मिले। हाँ, वक्तन फक्तन बिल्कुल। मेरा मतलब है कि हमें ये हम इस दौर से गुजरते गए। कुछ पॉलिटिशियंस की कई जगह गलती थी, कई जगह इनकी भी गलती थी। तो ये मेरा मतलब ये होना नहीं चाहिए था। एक इसका फैसला हो जाना चाहिए। एक रोल मैं समझता हूँ कि एक रोल जो है वो बिल्कुल पॉलिटिशियंस का होना चाहिए, और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनका भी रोल डिफाइन हो जाना चाहिए। मियां साहब, सियासत के अंदर आप सियासतदानों के घर चले जाएं, आपको दुनिया जहान की तस्वीरें मिलेंगी, आपको शानदार किस्म के तोहफ़ चीज़ें, मेंटल पीसेस मिलेंगे। आपको किताब किसी सियासतदान के घर में नहीं मिलेगी। ये मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं। एक बहुत बड़ा अलमिया है और यह साहब कि हम जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो हम रात सोने से पहले हम कुछ ना कुछ पढ़ते पढ़ते सो जाते थे। कोई नावल हो, उर्दू का हो या अंग्रेज़ी का हो या कुछ भी हो। ठीक है, ये मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि मेरे बच्चे जो हैं आज भी किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, दे रीड एंड इट वाज अ ग्रेट। मैं हमेशा कहता हूँ आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम सिर्फ, मेरा मतलब है कि सारा वक्त ठीक है इंटरनेट पे भी करते होंगे, काम भी अपना करते, लेकिन किताबें, अच्छी कोई किताब आए तो वो हमारे घर में उसकी डिस्कशन होती है कि भाई उसने ये लिखा, भाई उस चीज़ के ऊपर लिखा, चाहे वो ऐसी चीज़ हो कि जिससे आप अग्री ना भी करते हो। ठीक है, आप समझते हो कि भाई ये जो इसकी राइटर, लेकिन पढ़ते हैं। यू मस्ट रीड एवरीथिंग। चाहे आप बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो, सब कुछ आपको नॉलेज आपके अंदर जो है ना ये लाजमी है कि नॉलेज के बगैर तो आप तरक्की कर ही नहीं सकते। यही सबक हमें सर सैयद ने दिया। अगर सर सैयद ये सबक ना देते तो आज हम बिल्कुल ही गुलाम। हम एक आखिरी बात कर रहे हो होप के हवाले से कि हम कहते हैं किताब ख़त्म हो गई, हालांकि हैरी पॉटर का एडिशन आता है ना तो पहला एडिशन 40 लाख छपता है। हमारे यहाँ किताब 100 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा हमारे यहाँ ख़त्म हो गई। हमारे यहाँ ख़त्म हुआ है दुनिया। मैं आपको बताऊं, मैं हिंदुस्तान में था तो मुझे अपना जी वो किताब मेला देखे उनका जब होता है तो वहाँ मुझे इन्होंने हमारे जो राजा साहब महमूदाबाद थे, उन्होंने मुझे बताया, मेरी उनसे मुलाकात रहती थी जब मैं हिंदुस्तान कई दफ़ा जाता था, तो बड़ी अजीम हस्ती थी। और उतना एक बार मज़ार का डिज़ाइन उनके भाई ने बनाया ना जी, राजा साहब, ये जो मज़ार, ये इसका इल्म नहीं, अच्छा मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट नो। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अपना जो आईने अकबरी है इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन एक आई हुई है। ठीक है, वो मैं लेने चला गया दिल्ली में, एक उनकी मशहूर, वहाँ एक लाइन लगी हुई थी, किसी एक कोई नई किताब कोई आई थी और स्टूडेंट्स, एक तो वहाँ किताब 400-500 से जी, मैं विलियम डार्लिपल की किताब जो है वो वहाँ से खरीदी थी इंडिया से, और पाकिस्तान में 6 गुना ज़्यादा कीमत थी, 6 गुना ज़्यादा कीमत पे। तो अभी मेरी अपना दिल्ली में इंदिरा वर्मा जी हैं, उनको मैं कहता हूँ यू आर माई मदर इन दिल्ली। बहुत ही अपना प्यारी खातून है, उर्दू में शायरी करती हैं, और उनके जो बेटे हैं सुनीत वर्मा बड़े फेमस डिज़ाइनर हैं, ये फैशन डिज़ाइनर भी हैं। तो उन्होंने अभी किताब एक लिखी है, लेस्ट वी फॉरगेट, क्योंकि उनकी फैमिली पार्टीशन के वक्त ही यहाँ से चले गए, शिफ्ट की थी।
तो वो किताब 500 रुपये उसकी कीमत है, और बेस्ट सेलर लिस्ट के अंदर जी उसका ऐसी किताब बहुत उनका जो मेला होता है, किताब मेला, पाकिस्तान से पब्लिशर भी जाते हैं, खाली हो जाता है जिस वक्त उठते हैं। तो कोई रे ऑफ होप, कोई उम्मीद की किरण, इकबाल तो खैर बहुत उम्मीद की किरण वाले थे। नहीं, उम्मीद तो हमें मेरी ये बिल्कुल ये उम्मीद है कि मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था ना, वो बड़ी पक्की सच्ची नीयत वाले थे। ठीक है। वो क्या कहते हैं, इकबाल ही का शेर है कि निशान यही है ज़माने में जिंदा कौमों का, रोज़ वो शाम बदलती है। उनका तो वो भी था कि सुना है ये कुत्सियों से मैंने, शेर फिर होशियार होगा, निकल के सहरा से जिसने रोमों की सल्तनत को उलट किसी दिया। तरफ से भी अल्लाह की तरफ से कोई मेहरबानी हो सकती है कि हम इस दलदल से निकलें, हम इस सोच से निकलें, और हमारे अंदर क्या कहते हैं वो एक अवेयरनेस पैदा हो कि हम एक बड़ा ग्रेट मुल्क हैं, हम इसको हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ मौजूद है। हम सिर्फ ये है कि हमारे अपने लोगों में क्या कहते हैं, कोई एक कायद, कोई क़यादत, कोई क़यादत जो है वो जो है वो निकले, और या निकलने दी जाए। हाँ, असल मसला यही है कि निकलने नहीं दी जाती। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, बहुत आपकी इनायत। आपके साथ मुझे लगता है कि 2-3 और प्रोग्राम करना पड़ेंगे जब आपका दिल करे। इंशाल्लाह बहुत से ऐसी अब बातें हैं जो रह गई तो इसलिए कि बहुत ही तस्करा रह गया, और आपके बहुत मज़ा आया मुझे। मैं वैसे अपना इंटरव्यूज जो हैं वो ज़्यादा मेरे किसी ने क्या करके करने हैं, लेकिन आज आप इस इंटरव्यू का बहुत मुझे मज़ा आया। बहुत इनायत, बहुत। मियाँ साहब के साथ जो गुफ्तगू है, लगता है कि बार बार हमें यहाँ आना पड़ेगा और बार बार इनसे गुफ्तगू करना पड़ेगी। वो जो इकबाल ने जो एक कथा में इस उम्मत का मसला बताया था, वो वही असल मसला हमारा है, और लगता भी यही है कि शब पेशी खुदा बगरी इस्तमदार, रात में अल्लाह के सामने बड़ा रोया। मुसलमाना चरा खारद ज़ारन, मुसलमान इतने ख्वार ज़ार क्यों हैं? निदा आमद नमी दानी के कौम, आवाज़ आई कि तुम इस कौम को नहीं जानते, दिल दारंद महबूब नदारंद, ये दिल रखते हैं लेकिन महबूब नहीं रखते। मैं और मियाँ साहब दोनों की दुआ है कि अल्लाह ताला हमें एक बेहतरीन महबूब अता करते, ताकि ये कौम इकट्ठी हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने किया।